हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों, आज है 20 जून। तो हम लोग यहाँ पर आज 20 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर एक डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली ही करंट अफेयर्स की PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं डिटेल्स में। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, और उससे पहले मैं आप सबको बता दूं यहाँ पर कि जैसे CGL की यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। तो यदि आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। JL लर्निंग ऐप है, ठीक है। आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, आपको वहां पर मिल जाएंगी। और यदि आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर में विजिट कर सकते हैं, जहां पर ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं यहाँ पर बिना देर किए हुए। और आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है यहाँ पर कि हाल ही में समग्र शिक्षा कार्यक्रम पर शिक्षा मंत्रालय के तहत जो परियोजना मंजूरी बोर्ड है, CAB है यहाँ पर, उसकी वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में झारखंड में जो माध्यमिक शिक्षा का यहाँ पर एजुकेशन है उसके स्तर पर ड्रॉप आउट जो है वो कितना प्रतिशत है, ठीक है। ड्रॉप आउट का यहाँ पर मतलब हो गया कि जो माध्यमिक शिक्षा यानी कि मैट्रिक इंटर की जो यहाँ पर पढ़ाई पढ़ रहे हैं बच्चे राज्य में, उसमें ड्रॉप आउट का मतलब हो गया कि उसके बाद फिर वो कंटिन्यू नहीं करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 10वीं के बाद वो शायद वही 11वीं में एडमिशन ना ले पा रहे हो, या फिर 12वीं के बाद फिर जो है वो हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा पा रहे हो, ठीक है। तो ड्रॉप आउट रेट जो है वो इस रिपोर्ट में जो सामने यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो कि शिक्षा मंत्रालय के तहत परियोजना मंजूरी बोर्ड की तरफ से यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है, PAB की तरफ से निकल कर यहाँ पर आ रही है। तो ये जो झारखंड में ड्रॉप आउट रेट है वो कितना है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 7.98% है। यानी कि हर 100 में से अगर आप यहाँ पर अगर माने तो 100 में से 7.98 लगभग 8 बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, यानी कि 10वीं के बाद वो 11वीं में भी नाम नहीं लिखा पाते हैं, यानी कि वो हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा पाते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो झारखंड में जो यहाँ पर 7.98 है, ये ड्रॉप रेट यहाँ पर जो है वो इस रिपोर्ट में सामने यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि नेशनल में जो है ड्रॉप आउट रेट कितना है, और झारखंड में जो है वो यहाँ पर झारखंड से कितना अधिक है और झारखंड कितना कम है, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल्स में चलिए देख लेते हैं। माध्यमिक स्तर पर 7 राज्यों में छात्रों के बीच में जो पढ़ाई यहाँ पर छोड़ने यानी कि ड्रॉप आउट की दर राष्ट्रीय औसत जो 12.6% है उससे ज्यादा है। तो नेशनल स्तर पर हम लोग यहाँ पर देखें ऑल ओवर इंडिया में, तो यहाँ पर ड्रॉप आउट जो रेट है वो कितना है? 12.6% है। कितना है? 12.6% जो है वो ऑल ओवर इंडिया में ड्रॉप आउट रेट है। और झारखंड की बात करें तो कितना है? 7.98 है। कितना है? 7.98% है झारखंड का, यानी कि नेशनल एवरेज से यहाँ पर जो है झारखंड की जो कहीं की ड्रॉप आउट रेट है वो कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसे मिनिमाइज करने की यहाँ पर जो है प्रयास होना चाहिए राज्य सरकार की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कम कम ड्रॉप आउट यहाँ पर राज्य में हो, ठीक है। तो हालांकि झारखंड की स्थिति जो है वो बेहतर है। यहाँ माध्यमिक स्तर का ड्रॉप आउट का जो रेट है वो कितना है? 7.98% यहाँ पर जो है वो ड्रॉप आउट रेट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इस बीच जो है केंद्र सरकार ने ज्यादा ड्रॉप आउट वाले राज्यों को इसे कम करने के लिए विशेष कदम और यहाँ पर सुझाव दिया है। और समग्र शिक्षा कार्यक्रम पर जो शिक्षा मंत्रालय के तहत परियोजना मंजूरी बोर्ड है, PAB की जो रिपोर्ट है 2023-24 की, यहाँ पर कार्य योजना संबंधित बैठकों में दस्तावेज से यह जानकारी मिली है। तो हर स्टेट में यहाँ पर से जो है रिपोर्ट मांगी गई थी, आंकड़ा मांगा गया था, उसी रिपोर्ट में ये सामने बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो है उसने पिछले वर्ष एक सर्वेक्षण में लड़कियों के बीच स्कूल छोड़ने के कारणों में कहा गया था कि 33% लड़कियां जो है वो पढ़ाई घरेलू कार्य करने के कारण जो है वो छोड़ती है। तो जो यहाँ पर संयुक्त यहाँ पर कहीं राष्ट्र है जो बाल कोष है,
यूनिसेफ है उसने यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की थी और उसमें ये पाया था कि जो लड़कियां होती हैं वो क्या होता है कि घर के काम करने में ऐसी 33% लड़कियां होती हैं जो यहाँ पर अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बातें सामने निकल कर आ रही थी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कई जगहों पर यह भी पाया गया है कि बच्चों ने स्कूल छोड़ने के बाद परिजनों के साथ मजदूरी या फिर लोगों के घरों में साफ सफाई करने का काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो गरीब भी होते हैं, तो वो अपना पेट पहले चलाएं या फिर पढ़ाई करें, तो सबसे पहले आवश्यक जो है वो पेट चलाना है। तो इसलिए क्या करते हैं कि वो उनको भर पेट भोजन मिले, इसलिए वो कुछ ना कुछ कार्य करना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में भी जो है वो कुछ बच्चे अपने पढ़ाई जो है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसी को लेकर जो है वो मिड डे मील की अभियान जो शुरू हुई थी, राज्य सरकार स्कीम लेकर आई थी कि बच्चों जो स्कूल आए पढ़ें और उनको साथ साथ में वहां पर खाना भी दिया जाए, इसीलिए जो है मिड डे मील की यहाँ पर जो है वो व्यवस्था लाई गई थी। ठीक है, पूर्व की सरकार में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ड्रॉप आउट रेट जो है वो नेशनल स्तर पर कितना है, 12.6% है। झारखंड की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो वो कितना है, यहाँ पर 7.98% है। तो आपको मेनली जो याद रखना है वो क्या रखना है कि 7.98% यहाँ पर जो है वो झारखंड में ड्रॉप आउट रेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2022 तक यानी पिछले 5 सालों में झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो केस है वो दर्ज किया गया है? किस मामला जो है वो दर्ज किया गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, यानी कि मानव तस्करी का होता है ना कि छोटे बच्चों को यहाँ से ले जाते हैं फिर दूसरे शहरों में शोषण यहाँ पर किया जाता है उनका, तो ये मानव तस्करी है। और यहाँ पर जो है वो मानव तस्करी के सबसे ज्यादा जो केस दर्ज किए गए हैं झारखंड राज्य में पिछले 5 वर्षों की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो किस जिले में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गुमला में। कहां पर? गुमला जिला में जो है वो मानव तस्करी के सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो केस दर्ज किए गए कहां पर किया गया है? गुमला में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो झारखंड में पिछले 5 साल में 1574 लोग मानव तस्करी के शिकार हो चुके हैं। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर देख लीजिए कि जो वर्ष 2022 के अंत तक जो मानव तस्करी का जो आंकड़ा था यहाँ पर, ठीक है, जो आंकड़ा था वर्ष 2022 तक वो 656 केस दर्ज किए गए हैं। इसमें मानव तस्करी के शिकार की संख्या जो थी वो 1574 थी। 18 वर्ष के जो 18 वर्ष से जो कम उम्र के मानव तस्करी के शिकार युवकों की संख्या है वो 332 है। 18 वर्ष या उससे अधिक की संख्या जो है वो 216 है, और जबकि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की संख्या 717 है, और 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों की संख्या जो है वो 309 है। तो यानी कि 18 वर्ष से जो कम उम्र की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको यहाँ पर जो है वो उनका संख्या जो है सबसे अधिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस तरह से कुल जो यहाँ पर मानव तस्करी के जो केस यहाँ पर दर्ज किया गया है वो 1473 है, यानी कि 1473 है। जितने मामलों में जो है वो झारखंड पुलिस ने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कही कि उनको मानव तस्करी से जो है बरामद किया है, यानी कि उनको मुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए यहाँ पर इसमें 472 युवक और 1001 युवतियां और महिलाएं शामिल थी। इस मामले में झारखंड पुलिस ने कुल 783 मानव तस्करों को गिरफ्तार करके जो है गिरफ्तार किया है, और इसमें 197 महिलाएं और 586 पुरुष हैं। ठीक है, पिछले साल राज्य में सबसे अधिक मानव तस्करी के केस गुमला, सिमडेगा, खूंटी, साहिबगंज और रांची में दर्ज किए गए हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जिलावार आंकड़ा भी देख लेते हैं। ये है जिलावार आंकड़ा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मानव तस्करी के जो केस दर्ज किए गए हैं वो किस जिले में कितनी उनकी संख्या है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर पीडीएफ आपको मिलेगा, तो उसमें भी यहाँ पर सारी रिपोर्ट्स जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं जिलावार। ठीक है, तो रांची में यहाँ पर जो है वो कितनी हुई है, ठीक है, केस कितना हुआ है, मानव तस्करी का यहाँ पर कितना जो केस दर्ज किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है कि बरामद कितने किए गए हैं, यानी कि कितने लोगों को यहाँ पर छुड़ाया गया है, और गिरफ्तारी जो है वो कितनी हुई है, तो ये यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। तो ये अलग अलग सभी जिलों के यहाँ पर आंकड़े निकल करके जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा जो गुमला का है, ठीक है, गुमला में है, और गुमला में कितना यहाँ पर है वो देख लीजिए। यहाँ पर ये है गुमला का आंकड़ा यहाँ पर। ठीक है, गुमला में कितना है तस्करी का जो केस है वो 118 है, और यहाँ 116 यहाँ पर केस है। ठीक है, तस्करी के जो मामले हैं वो 118 है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो दर्ज किए गए हैं वो कहां पर किया गया है, केस जो है वो कहां पर है,
गुमला जिला में 116 यहाँ पर केस दर्ज किए गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है 3rd नंबर, वो है वंदे भारत एक्सप्रेस को झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग, रांची भाया जो है बरकाकाना नई रेल पर परिचालन शुरू किया जाना है। इस परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो ये जो कहीं की रूट बना है, यानी कि यहाँ पर जो कोडरमा, हजारीबाग और जो यहाँ पर बरकाकाना नई रेल लाइन जो बिछी है उसमें वंदे भारत एक्सप्रेस का यहाँ पर ट्रायल भी किया गया है। तो ये जो नया रूट बना है, नया जो रेल यहाँ पर कहीं के ट्रैक बना है, ये जो ट्रैक बना है वो किस वर्ष इस परियोजना की मंजूरी दी गई थी? ठीक है, ये जो परियोजना था वो किस वर्ष मंजूरी दी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1999 में। 1999 में दिया गया था यहाँ पर। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो 1999 में जो है वो इस परियोजना की मंजूरी दी गई थी और ये वर्ष 2023 में जो है वो बनकर तैयार हुआ था। लगभग यहाँ पर कह सकते हैं आप कि जो समय लगा है लगभग 23 से 24 साल यहाँ पर समय लग गया है। ठीक है, 23 से 24 साल यहाँ पर लग गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो चलिए डिटेल्स में देख लेते हैं उसमें क्या क्या यहाँ पर बातें सामने निकल कर आ रही हैं। और ये अलग अलग फेज में बना है। ठीक है, अलग अलग फेज में बना है और ये हाल ही में जो है यहाँ पर इस कहीं के ट्रैक में, रेलवे ट्रैक में जो है वो यहाँ पर किसी भी पैसेंजर ट्रेन को यहाँ पर जो है पहली बार ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो है यहाँ पर वो चली है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए डिटेल्स में देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ये क्लोज हो गया था, इसे मैं फिर से ओपन कर ले रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पर जो है वो ये जो नया रेल रूट है इसमें कब परियोजना यहाँ पर इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1999 ईस्वी में शुरू हुई थी। 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए डिटेल्स में देख लेते हैं। कोडरमा, हजारीबाग, रांची वाया बरकाकाना नई रेल लाइन पर वर्तमान में सिर्फ मालगाड़ी ही चल रही थी। ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार यहाँ पर जो सवारी गाड़ी होगी जो इस नवनिर्मित ट्रैक पर अपना सफर तय करेगी। ठीक है, यानी कि ये पहला ट्रेन है, वंदे भारत एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन है, यानी कि यात्रियों के लिए जो पहली बार यहाँ पर नवनिर्मित नया जो निर्मित ट्रैक हुआ, रेल ट्रैक बना है उस पर यहाँ पर चलेगी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए इस रेल परियोजना की कुल दूरी जो है वो कोडरमा, हजारीबाग, रांची वाया बरकाकाना जो है वो कितना किलोमीटर है? 202 किलोमीटर है। कितना है? 202 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और ये अलग अलग फेज में बना है। ठीक है, इस पर करीब 3800 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर जो है वो बनाई गई है। ठीक है, पहले ट्रेन को बरकाकाना से रांची वाया मुरी जाने पर लगभग 126 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन वंदे भारत को बरकाकाना से रांची वाया साकी, बीआईटी मिश्रा, टाटी सिलवे होते सिर्फ जो है मात्र 63 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर जो है वो तय करने पड़ेगी। इस नई लाइन के बनने से रांची से पटना जाने में भी लगभग 70 किलोमीटर की दूरी जो है वो कम हो जाएगी। इस परियोजना की मंजूरी जो है वो देख लीजिए यहाँ पर वर्ष 1999 में यहाँ पर दी गई थी। कब दी गई थी? वर्ष 1999 ईस्वी में जो है वो इस परियोजना की मंजूरी दी गई थी। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री थे और वर्ष 2009 में जो है वो काम शुरू हुआ था। ठीक है, परियोजना को जो मंजूरी दी गई थी वो वर्ष 1999 में दी गई थी, लेकिन काम जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था? वर्ष 2009 में शुरू हुआ था। ठीक है, पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है यहाँ पर देख लीजिए 20 फरवरी को 2015 को कोडरमा से हजारीबाग टाउन स्टेशन तक रेल परिचालन को हरी झंडी दिखाई थी। पहले चरण में लगभग 80 किलोमीटर का परिचालन शुरू हुआ था। तो ये लगभग 4 से 5 फेज में बना है। पहला जो फेज था वो कौन सा था? कोडरमा से हजारीबाग। ठीक है, इसकी दूरी जो थी वो कितनी थी? 80 किलोमीटर इसकी जो है वो दूरी थी और इससे जो यहाँ पर शुरुआत हुई थी, ये वाला ट्रैक जो यहाँ पर कहीं की नवनिर्मित जो ट्रैक थी वो जो परिचालन शुरू हुआ था 20 फरवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दूसरा जो यहाँ पर दूसरा चरण 7 दिसंबर 2016 को हजारीबाग टाउन से बरकाकाना तक शुरू हुआ। ठीक है, दूसरा जो फेज था वो कब शुरू हुआ? दूसरा जो फेज था वो हजारीबाग से बरकाकाना शुरू हुआ और पूर्व केंद्रीय मंत्री जो थे जयंत सिन्हा, जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं, हजारीबाग से, वो जो है यहाँ पर इस ट्रेन का जो है परिचालन की यहाँ पर शुरुआत की थी, जिसकी दूरी जो है वो लगभग कितनी थी? दूसरी फेज में 57 किलोमीटर था। तीसरे चरण में ट्रेन में 31 मार्च 2017 को बरकाकाना से लेकर सिद्धवार स्टेशन तक पहुंचा। इसकी दूरी लगभग जो है वो 7 किलोमीटर था।
चौथे चरण में 28 अगस्त 2019 को टाटीसिलवे से साकी तक परिचालन शुरू हुआ और इसका लगभग जो डिस्टेंस था वो कितना था, 32 किलोमीटर था। उसके बाद यहाँ पर रेल परियोजना के 5वें और अंतिम चरण में 19 दिसंबर 2022 को सिद्धवार से साकी तक लगभग 26 किलोमीटर नवनिर्मित रेल लाइन का निरीक्षण किया गया और 21 दिसंबर 2022 को रेलवे संरक्षण आयुक्त ने जो है यहाँ पर परिचालन को जो है वो हरी झंडी दिखाई गई थी। और रांची से सबसे पहली ट्रेन जो है वो कब खुली थी, तो वर्ष 1907 ईस्वी में खुली थी। तो रांची में स्टेशन में जो पहली बार यहाँ पर ट्रेन चली थी वो कब चली थी, वर्ष 1907 में चली थी। और कहां से कहां तक चली थी, तो रांची से पुरुलिया चली थी। कहां से चली थी, रांची से पुरुलिया जो है वो यहाँ तक ये ट्रेन चली थी, यहाँ पर रांची से। ठीक है, तो ये सारी बातें आप यहाँ पर याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये हाल ही में यहाँ पर नवनिर्मित ट्रैक है जिस पर जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ पर चलेगी और इसकी दूरी जो यहाँ पर होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर इसकी दूरी जो लगभग यहाँ पर है कितनी है, मैंने बताया अभी आपको यहाँ पर कि इसकी दूरी कुल जो है यहाँ पर वो 202 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है वो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पहले यहाँ पर बरकाकाना से रांची था वो कितना था, 126 किलोमीटर था, लेकिन अब यहाँ पर जो इसकी दूरी घट गई है, मात्र 63 किलोमीटर रह गया। ठीक है, तो ये नया जो नवनिर्मित यहाँ पर ट्रैक है बना है उससे काफी यहाँ पर जो है वो लोगों को फायदा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 जून 2023 को झारखंड के कितने जिलों में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। तो झारखंड के वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं कौन है, बादल पत्रलेख है। कौन है, झारखंड के वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख है, उनके द्वारा यहाँ पर झारखंड के कितने जिलों में गोधन न्याय योजना की यहाँ पर जो है वो शुरुआत की गई है। ठीक है, गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि झारखंड के 5 जिले में। कितने जिले में, झारखंड के 5 जिलों में यहाँ पर जो है वो ये यहाँ पर शुरुआत की गई है। कितने जिलों में की गई है, झारखंड के 5 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। और ये 5 जिले कौन कौन से होंगे और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में समझेंगे, जानेंगे। चलिए डिटेल्स में देखते हैं कि आखिर ये गोधन न्याय योजना क्या है और इसकी यहाँ पर जो है वो 5 जो यहाँ पर जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो 12 जून 2023 को झारखंड के कृषि मंत्री जो है बादल पत्रलेख द्वारा झारखंड के 5 जिलों में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। यह 5 जिले कौन कौन से हैं, तो ये है रांची, देवघर, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गिरिडीह। कौन है, यहाँ पर जैसा देख पा रहे हैं आप, तो ये कौन कौन है 5 जिले, रांची है, देवघर है यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद पलामू है, पूर्वी सिंहभूम है और ये गिरिडीह है। तो इन 5 जिलों में यहाँ पर जो है वो इसकी शुरुआत की गई है। राज्य में गोवंश के गोबर से जो है, गोबर से हम लोग जैविक कृषि के क्षेत्र में झारखंड की एक अलग पहचान बना सकते हैं। राज्य के 5 जिलों से गोधन न्याय योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है। यहाँ पर यानी कि जो है वो ट्रायल किया जा रहा है। यदि ये सक्सेस हो जाएगा तो फिर राज्य के सभी जिलों में जो है यहाँ पर ये लागू किया जाएगा। ठीक है, जब ये पूरा तरह से सफल हो जाएगा, यानी कि ये इसकी जो यहाँ पर ट्रायल किया जा रहा है सफल होता है, तो सभी जिलों में इसे लागू किया जाएगा। कृषि मंत्री 12 जून को पशुपालन भवन हिसाग में जो है वो झारखंड जैविक कृषि प्राधिकार कृषि विभाग के अति महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना की शुभारंभ जो किया गया, वो कहां से किया गया है, रांची से किया गया है ये। ठीक है, इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि गौपालकों से 2 रुपये में, ठीक है, गौपालक जो होंगे यानी कि गाय की जो सेवा कर रहे होंगे, जो गाय पालने वाले होंगे, उनसे 2 रुपये प्रति किलो गोबर सरकार खरीदेगी। ठीक है, 2 रुपये प्रति किलो गोबर जो है वो सरकार खरीदेगी और किसानों को उनके इलाके में 8 रुपये प्रति किलो वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध कराएगी। जो वर्मी कंपोस्ट होगा उसे 8 किलो प्रति जो है वो यहाँ पर 8 रुपये प्रति किलो जो है वो यहाँ पर राज्य सरकार बेचेगी वर्मी कंपोस्ट के रूप में। 5 जिलों में 572 वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रथम चरण में करीब 10,000 किसान लाभान्वित होंगे और प्रोजेक्ट की शुरुआत प्रत्येक प्रमंडल में के एक जिला यानी कि जो रांची है, देवघर है, पलामू है, पूर्वी सिंहभूम है और गिरिडीह से की जा रही है। तो झारखंड के जो 5 प्रमंडल है उनके एक जिला को चयन किया गया है
और ये जिले हैं कौन कौन से हैं, रांची है, देवघर है, पलामू है, पूर्वी सिंहभूम है और यहाँ पर गिरिडीह है। तो इन सभी 5 जिलों में यहाँ पर जो है वो इसकी शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इस राज्य सरकार जो है गौपालकों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम जो है यहाँ पर गोबर खरीदेगी और वर्मी कंपोस्ट करके उसे किसानों को जो है वो जहां भी उनको डिमांड होगी तो उसे 8 किलो ग्राम जो है वो यहाँ पर प्रति किलोग्राम के हिसाब से यहाँ पर बेचा जाएगा। तो यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे बादल पत्रलेख यहाँ पर कृषि मंत्री हैं जो कि यहाँ पर इस योजना को यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में 12 जून 2023 को उड़ीसा में संपन्न हुई प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव में पुरुष व महिला वर्ग हॉकी में कौन सी टीम जो है वो उप विजेता रही है। तो हाल ही में ये 12 जून 2023 को उड़ीसा में, उड़ीसा का जो कलिंगा वहां पर इंस्टीट्यूट है वहीं पर जो है इसका समापन किया गया है। तो यहाँ पर हॉकी खेल में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में कौन सी टीम यहाँ पर उप विजेता बनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि झारखंड की टीम। कौन सी टीम, झारखंड की टीम जो है यहाँ पर वो उप विजेता बनी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में 12 जून 2023 को उड़ीसा में संपन्न हुई है प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव और इस खेल महोत्सव में हॉकी वर्ग में पुरुष हो या फिर महिला वर्ग हो, दोनों में ही उप विजेता जो बनी है वो झारखंड की टीम बनी है। और विजेता कौन बनी है, तो उड़ीसा की टीम बनी है। कौन सी टीम बनी है, उड़ीसा की टीम जो है वो यहाँ पर वो विजेता रही है, प्रथम स्थान पर रहा है और झारखंड की टीम जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड के खिलाड़ियों ने उड़ीसा की राजधानी में भुवनेश्वर में 12 जून को संपन्न हुई पहली जनजातीय खेल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। झारखंड ने प्रतियोगिता के महिला तथा पुरुष दोनों ही वर्ग में उप विजेता बनने का गौरव हासिल किया है। हॉकी में झारखंड की टीम दोनों वर्ग में उप विजेता बनी है और दोनों ही फाइनल में झारखंड की टीम को उड़ीसा ने मात दी है। इसके अलावा 30 मीटर तीरंदाजी बालिका वर्ग में तथा 50 मीटर बालक वर्ग में झारखंड ने गोल्ड मेडल जीता है। बालिका डिस्कस थ्रो में भी यहाँ पर जो है वो गोल्ड मेडल मिला है झारखंड राज्य को। इस तरह से योगासन, फुटबॉल और रग्बी के टीम इवेंट में झारखंड फाइनल में पहुंचा तथा उप विजेता बना है। तो ये पूरा महोत्सव की हम लोग बात कर रहे हैं, जो जनजातीय प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है उसमें झारखंड का प्रदर्शन जो है वो कैसा रहा है। ठीक है, पिक्चर में यहाँ पर देख पा रहे हैं ये खिलाड़ी है जिन्होंने यहाँ पर जो है वो इस खेल में शामिल हुए हैं। यहाँ पर झारखंड राज्य की ओर से हॉकी के प्लेयर है और भी अन्य यहाँ पर प्लेयर है जो कि पिक्चर में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आज का है वो है, झारखंड से किसने विश्व पावर लिफ्टिंग और एशियन पावर लिफ्टिंग दोनों प्रतियोगिताओं के लिए क्वालिफाई किया है। झारखंड से ऐसे कौन खिलाड़ी हैं जो विश्व पावर लिफ्टिंग और एशियन पावर लिफ्टिंग दोनों प्रतियोगिता के लिए यहाँ पर ये क्वालिफाई किए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों ही होगा यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर जो है वो गलत लिखा गया है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एवं बी दोनों ही होगा। ठीक है, तो ये है रितु सिंह और शताक्षी। ठीक है, शताक्षी कुमारी हैं जो कि दोनों ही यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, ये दोनों ही यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं विश्व पावर लिफ्टिंग और एशियन पावर लिफ्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो है वो साल के अंत में प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जाएगी और उसमें इनका यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन किया गया है। तो रांची में यहाँ पर देख लीजिए 12 जून 2023 को जूनियर व सब जूनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का यहाँ पर आयोजन किया गया। इसमें झारखंड की 2 बेटियां रितु और शताक्षी ने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता है। ठीक है, साथ ही विश्व पावर लिफ्टिंग और एशियन पावर लिफ्टिंग दोनों प्रतियोगिताओं के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। दोनों प्रतियोगिता इसी साल जो है वो दिसंबर के अंत में आयोजित यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये पिक्चर में यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है रितु सिंह और यहाँ पर कौन है, एक इनका जो नाम है शताक्षी नाम है। ठीक है, शताक्षी है जो इनका की यहाँ पर चयन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है वो है आंसर ऑफ द डे। पिछले सेशन में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था पिछले क्लास में कि रांची से पटना के बीच प्रस्तावित जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसका ट्रायल कब किया गया है। ठीक है, तो इसका ट्रायल कब किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 जून 2023 को यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस का जो है वो ट्रायल किया गया था। ठीक है, कहां से, पटना से रांची। ठीक है, पटना से ये रांची के बीच में ट्रायल किया गया था। जैसा कि मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया
कि जो नया रेल लाइन बना है वो इसी पर जो है वो यहाँ पर ट्रायल किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। और क्वेश्चन ऑफ द डे में हम लोग यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं और उसका सही आंसर आप सबको यहाँ पर बताना है। ठीक है, उसका आंसर आप सबको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि मलेशिया में 14 से 19 जून 2023 तक जो होने वाली एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप थी, उसके लिए झारखंड से किनका चयन भारतीय टीम में किया गया है। और ये पहली महिला यहाँ पर साइकिलिस्ट है, यहाँ पर एथलेटिक्स है, यहाँ पर सॉरी साइकिलिंग यहाँ पर कर रही हैं जो झारखंड से सिलेक्ट हुई है। ठीक है, तो ये झारखंड से पहली महिला साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर ये क्वालिफाई किया है और इनका नाम आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 14 से 19 जून तक यहाँ पर जो संपन्न हुई है मलेशिया में, ठीक है, एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप, उसमें झारखंड से किनका चयन किया गया था, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर है वो है दीपिका महतो, दूसरा ऑप्शन है सरिता कुमारी, तीसरा ऑप्शन है निशु गुप्ता और चौथा ऑप्शन है नित्या सोरेन। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। तो आप सब जरूर एक लाइक करिए और चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सकें और सारे यहाँ पर करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण सेशन होते हैं उसे देख सकें। और आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर जैसे CGL की जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ऑफलाइन चल रही है। यदि आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, JL लर्निंग ऐप है। और यदि आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है ये, जहां पर आप विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी टाइम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।